ग्रीगर जॉन मेंडल की बात करते हैं हम। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, प्लांट्स के ऊपर, पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने हनी बी पे भी किए थे। ठीक है, हनी बी के ऊपर उन्होंने इनहेरिटेंस या कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन था वो समझाने की कोशिश की थी। तो हनी बी का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया 1865 में उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर दिया था, लेकिन 1900 तक, लगभग 20 सेंचुरी तक उनका जो वर्क था वो अनरिकॉर्डेड रहा। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड रहने के बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन क्या था कि कम्युनिकेशन की कमी थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, इसलिए उनका मेंडल का वर्क अननोटिस्ड रहा। नेक्स्ट रीजन इसका ये रहा कि जो मेंडल थे उन्होंने कंसीडर किया था कि जो जीन्स और फैक्टर्स होते हैं ये डिस्क्रीट और स्टेबल यूनिट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए। यानी मेंडल हैड कंसिडर्ड जीन्स और फैक्टर्स एज डिस्क्रीट एंड स्टेबल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। यानी कैरेक्टर का अपीयर होना या ना होना जीन्स पे डिपेंड करता है, ये बात मेंडल ने बोली थी। तो ये सभी को एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जीन्स पे डिपेंड करता है या नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने जो जीन्स का कॉन्सेप्ट था उनके कलीग्स को बिल्कुल भी ये अप्रूवल नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एलिलीज का और ये बताया था कि हाउ alleles are responsible for continuous variation observed in nature। यानी हमारे यहाँ नेचर में कंटिन्यूस वेरिएशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी स्पीसीज होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूस वेरिएशन होता है। तो एलील्स किस तरीके से उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये बात उनके कलीग्स को एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, और कुछ बायोलॉजिस्ट कह रहे थे कि मैथमेटिक्स को बायो में क्यों अप्लाई किया गया, तो उन्होंने इसलिए उसको अप्रूवल नहीं दी थी। फिर उसके बाद 1900 में जो उनका वर्क था इनहेरिटेंस का, उसको रीडिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट आए हमारे पास, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन प्रेसमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने उनके वर्क के ऊपर रीडिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि जो दोनों क्रोमोसोम और जीन्स हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन्स लाई करते हैं। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स अल्फाबेट की फॉर्म में ये लाई करते हैं। ठीक, तो उन्होंने बताया रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्रोमोसोम और जीन्स दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। बोथ क्रोमोसोम एंड जीन्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब भी गैमेट्स बनते हैं। ठीक, वन फ्रॉम ईच अदर is passed on, however they differ in the way they segregate। So in genes independent pairs segregate independently of each other। यानी जीन्स के अंदर जो पेयर चलेंगे वो अलग जो होंगे जब गैमेट्स बनेंगे तो वो एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक, देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा, जो फिनोटाइप थे ब्राउन येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, वो 9331 के रेशो में आए। ठीक, तो ऐसा जो रेशो था, जब मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी की, यानी अभी तो उन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पे पूरा उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग सीड के कैरेक्टर्स ले लिए, सीड कलर या सीड शेप। तो 7 ट्रेट में से सारे कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, तो उन्हें हर बार रेशो 9331 का ही मिला। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन के बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस के, यानी क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स, मेंडल प्रपोज सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन और उसी सेट को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ स्टेटमेंट क्या है इसका?
कि when two pair of traits are combined in a hybrid, जब किसी हाइब्रिड में दो कैरेक्टर या ट्रेट कंबाइन होते हैं तो सेग्रीगेशन जो है वन पेयर का वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक, ये हमने देखा था। जब सेग्रीगेशन डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर पुनेट स्क्वायर के थ्रू हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लिया उसका। ठीक, as I have already explained you about the genotype and phenotype ratio in independent assortment, we are going to proceed towards chromosomal theory of inheritance. तो अब हमारी आ गई क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी मेंडल ने अपना वर्क इनहेरिटेंस का 1865 में दिया, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो पब्लिश नहीं हुआ और 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज रहा। तो पहला क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं था, दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट या फैक्टर्स का जो जीन्स कॉन्सेप्ट था जीन्स का या फैक्टर का, ठीक है, उसको कंटेम्प्रेरीज एक्सप्लेनेशन में डाला गया, यानी उन्हें सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया। थर्ड रीजन क्या था, जो मेंडल की अप्रोच थी कि उन्होंने मैथमेटिक्स अप्लाई की थी वो पूरी तरह से नया था सबके लिए, इसलिए उसे बहुत लंबे समय तक बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली जो मेंडल का वर्क था वो उस फिजिकल एग्जिस्टेंस में 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन चेस्टमार्क। इन तीनों ने रिडिस्कवरी की और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया। और इस टाइम पे क्या हुआ, ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी 1900 तक आते आते माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो गए थे, तो साइंटिस्ट जो थे वो सेल डिवीजन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि इसमें पूरा ही रोल किसका है, सेल डिवीजन का। ठीक, तो उन्होंने ये देखा जो डिस्कवरी है स्ट्रक्चर्स की न्यूक्लियस में, वो जो आ रहा है वो डबल होगा और डिवाइड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस का जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म में वो हर डिवीजन पे डबल हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये डिवीजन हो रहा है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमोसोम्स, यानी कलर्ड बॉडीज जिन्हें स्टेनिंग के बाद देखा गया। 1902 में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट था मियोसिस के टाइम पे वो देखा गया। वॉल्टर सुटन और थियोडर बोवरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा, क्रोमोसोम्स जो थे वो पैरेलल हैं जीन्स के बिहेवियर के। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे जीन्स में चेंज आएगा क्रोमोसोम्स में भी वैसे ही चेंज आता जाएगा। ठीक, और फाइनली उन्होंने क्या बताया कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का माइटोसिस के टाइम पे और मियोसिस के टाइम पे, वो दोनों बिहेवियर हमें एक्सप्लेन किए। और इम्पोर्टेंट थिंग हमें ये बताई कि क्रोमोसोम और जीन्स दोनों ही पेयर्स में होते हैं। ठीक है, जो दो एलील्स होते हैं जीन पेयर के वो होमोलोगस साइट्स पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की। यानी देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये G1 स्टेज दिखाई, जी फेज दिखाया आपको, एनाफेज प्रोफेज स्टेज जो होती है वो स्टार्टिंग से दिखाई, जो हमने सेल डिवीजन पढ़ा था। यहाँ आप देख सकते हो येलो कलर का क्रोमोसोम है, उसके ऊपर रेड कलर के जीन्स थे, ऑरेंज कलर के क्रोमोसोम के ऊपर ग्रीन जीन्स थे। ठीक, G2 फेज में दोनों डिवाइड कर गए, येलो के भी डबल हो गए, रेड के भी, ग्रीन के भी और ऑरेंज के भी। अब मियोसिस फर्स्ट में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया पोल्स पे, जैसे इक्वेटर पे अरेंज करते हैं डिवीजन के लिए। और मियोसिस सेकंड में दोनों अलग हो गए, रेड के साथ येलो चला गया और ऑरेंज के साथ ग्रीन चला गया। अब जर्म सेल्स में चांसेस क्या बन गए, हमारे पास येलो रेड के कॉम्बिनेशन और ऑरेंज ग्रीन के कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि येलो के रेड के साथ ग्रीन, सॉरी ऑरेंज के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड हो, या ऑरेंज के साथ रेड या येलो के साथ ग्रीन हो। तो यानी क्रोमोसोम तो ट्रांसमिट कराते ही हैं कैरेक्टर्स को, उनके साथ साथ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर्स को ट्रांसमिशन कराने के लिए। ठीक है, तो आप ना देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो जो दो पेयर है क्रोमोसोम पेयर हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है,
जैसा फिगर में पेरेंट्स में था कि इनके साथ येलो के साथ रेड था, तो जरूरी नहीं है आगे येलो के साथ रेड जाए, येलो के साथ ग्रीन भी जा सकता है। इससे इनकी इंडिपेंडेंसी पता चलती है और इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोसोम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस कराने के लिए। तो क्या हुआ, जब अंडरस्टैंड इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने कंपेयर किया 4 डिफरेंट कलर्स को, ठीक, पॉसिबिलिटी फर्स्ट बना दी और सेकंड बना दी। तो इससे हमें क्या पता चला, सुटन और बोवरी ने ये पता लगाया कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की, उससे सेग्रीगेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा पेयर ऑफ फैक्टर्स का जो आगे जाएंगे। और सुटन ने क्या बताया, उन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के बारे में बताया, मेंडल प्रिंसिपल से उसको कोरिलेट करा और इसलिए इसका नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जैसे मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स में इनहेरिटेंस समझाया था, इन्होंने क्रोमोसोम्स को लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब इसको उन्होंने किससे बताया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने कलीग्स के साथ डिस्कवरी की और वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट बनाया। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो आम वाली मक्खी होती है ना बड़ी बड़ी सी, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो बहुत ही स्विचेबल था ऐसी स्टडीज के लिए। उन्हें हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में आसानी से लैब में उन्होंने ग्रो कर लिया और केवल 2 हफ्ते में उनकी लाइफ साइकिल भी पूरी हो गई। जैसे हमने पी लिया था ना, मेंडल ने पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि उसकी भी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है और वो इजी टू ग्रो था और इकोनॉमिक भी था। इसी तरीके से ये था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसलिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और सिंगल मेटिंग से ही बहुत सारी प्रोजेनी आ गई। तो उससे हमें क्या पता चल गया, और इनके अंदर सबसे बड़ी बात कि मेल और फीमेल सेक्सेस का डिफरेंशिएशन बहुत ही क्लियर है। मेल हमेशा स्मॉल इन साइज एंड फीमेल आर ऑलवेज लार्ज इन साइज। ओके, तो इनके साइज के बिहाफ पे भी हम मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, इसलिए हमने इनको चूज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मॉर्गन ने इनको चूज किया।